हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोगों का प्रश्नावली नहीं है, ये हम लोगों का क्लास 10th मैथ के जो चैप्टर 6 है त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 के पहले जो उदाहरण के पहले हम लोगों को परिमेय दिया गया है, भुजा 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 समरूपता परिमेय। तो उसी को परिमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए कैसे सिद्ध करना है देखते हैं। तो हम लोगों को परिमेय के पहले हम लोगों को कुछ बातें दी गई हैं, उसको चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तो दिया क्या गया है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, मतलब कि दो त्रिभुज दे दिया गया है, उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, मतलब ये त्रिभुज बड़ा है, ये त्रिभुज छोटा है। आकार में यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही है, लेकिन आकार में छोटा बड़ा है। तो ये लेकिन तो क्या दिया है, उनकी भुजाएं अनुपातिक हो, मतलब ये भुजा अनुपात मतलब अनुपात में है इसके, और ये भुजा जो है इस अनुपात में है, ये भुजा एक अनुपात में है। मतलब कि ए बी बटे डी ई बराबर में बी सी बटे ई एफ बराबर में ए सी बटे में डी एफ, ये जो है अनुपात में है, एक अनुपात में है, देख सकते हैं यहाँ दिया है। उसके बाद में क्या हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये जो त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हम लोगों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए तो हम लोगों को सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करना है, रचना हमने पहले लिख लिया है, क्योंकि बाद में लिखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो रचना क्या करना है, ये जो त्रिभुज है दूसरा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज मेरा मतलब ये जो साइज है थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिएगा आप लोग। आपके बुक में उदाहरण में भी बड़ा दिया होगा, एक छोटा दिया होगा। तो ये जो त्रिभुज बड़ा है ये छोटा है, लेकिन तो दोनों का अनुपात बराबर है, एक अनुपातिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए बी है, ए बी के बराबर पे यहाँ पे एक बिंदु लेंगे। ए बी के बराबर यहाँ एक बिंदु लिया हमने, जिसका नाम दिया P। उसके बाद में ए सी के बराबर डी एफ पर एक बिंदु लिया, ए सी बराबर डी क्यू, यहाँ एक बिंदु लिया Q, जिसका नाम दिया Q। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनको पी क्यू को मिलाएंगे, पी क्यू को मिला देंगे। रचना में बढ़ा लीजिएगा कि पी क्यू को मिलाया। अब जब हम लोगों ने पी क्यू को मिला दिया तो आप देख सकते हैं ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये लंबाई बराबर हो गया इस लंबाई के, और ये लंबाई बराबर हो गया इस लंबाई के। लेकिन तो कोई कहा नहीं जा सकता कि ये वाला लंबाई ये लंबाई बराबर है, इसको भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम और फैलाएंगे तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोगों को ये लाइन और ये लाइन को हम लोगों को समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले फिर हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, उत्पत्ति। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DP, यहाँ पे AB बटे में DE क्या लिख सकते हैं, AB बटे DE हम लोगों को दिया है, AB बटे में AB बटे DE, AB बटे DE बराबर में लिख सकते हैं AC बटे DF, क्योंकि हम लोगों को इस लाइन से भी मतलब नहीं है, इसी को हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो AB बटे DE बराबर में AC बटे DF, बराबर में AC बटे DF, ये हम लोगों को दिया है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब AB बराबर में DP और AC बराबर में DQ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DP बटे DQ, DP बटे DQ बराबर किसके हैं, DP बटे DE, DP बटे DE बराबर में है DQ बटे DF, बराबर में है DQ बटे DF। अब जब ये अनुपात और ये अनुपात और ये अनुपात बराबर आ गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो रेखा PQ समांतर EF है, तो ये हो गया रचना से। इसलिए अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः या फिर इसलिए
इसलिए पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। अब हम लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, अब हम लोग एक परिमेय पढ़ा है, तो ये जो पी क्यू समांतर हो गया, ये दोनों समांतर हो गए और ये अनुपात बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण डी पी क्यू बराबर में कोण ई कह सकते हैं। बताइए, अभी बता रहे हैं कैसे कह सकते हैं। तो पहले ये जो कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोण डी पी क्यू बराबर में कोण ई या कोण ई बराबर में, अतः एक मिनट इंक डाल दूं, तो ये जो है ये हो गया पी क्यू समांतर ई एफ। उसके बाद में अतः अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कोण है डी पी क्यू, कोण डी पी क्यू बराबर में कोण ई तथा कोण डी क्यू पी बराबर में कोण एफ है। ये कैसे हुआ, ये हो गया संगत कोण के अनुसार। और ये जो हुआ है हम लोगों का समांतर कैसे हुआ, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के उपपरिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से। आप देख सकते हैं कि जब ये दो त्रिभुज बन गए हैं, देख सकते हैं कि डी पी क्यू एक त्रिभुज हो गया, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला डी ई एफ। अब इन दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं कि यहाँ पे डी कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर में कोण ई यहाँ पे निकल के आ गया है, और एक क्या है कोण डी क्यू पी, कोण डी क्यू पी ये वाला कोण, ये कोण बराबर में किसके है, कोण एफ के, कोण एफ के, ये बराबर है इसके, कोण एफ के। और एक चीज देख सकते हैं क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये देखिए उभयनिष्ठ है, मतलब ये जो कोण है ये कोण दोनों में है, बड़े वाले त्रिभुज में है, छोटे वाले त्रिभुज में ही है। मतलब कि अब हम लोग कह सकते हैं कौन से परिमेय, एस ए एस। अतः हम लोग कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए नहीं, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये कैसे हो गया, एस ए समरूपता परिमेय से। कौन से परिमेय से, कोण एंगल समरूपता परिमेय से, एंगल ए समरूपता परिमेय से, ए समरूपता परिमेय से। ये दोनों तो समरूप हो गया। अब चलिए बात करते हैं किस त्रिभुज में, इससे क्या क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष इससे कुछ निकल के आ रहा है। जब ये दोनों समरूप हो गए तब हम लोग कह सकते हैं डीपी बटे डीई बराबर किसके होगा, डीपी बटे डीई बराबर में होगा पी क्यू बटे पी एफ के, पी क्यू बटे पी क्यू कहाँ गया, पी क्यू बटे ई एफ, डीपी बटे डी, अरे भाई डीपी बटे डीई बराबर में पी क्यू बटे ई एफ। अब हम लोग लिख सकते हैं इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे डीपी बटे में डी क्यू बराबर में पी क्यू बटे ई एफ, डीपी बटे डी क्यू बराबर में पी क्यू बटे ई एफ बराबर में
पी क्यू बटे में ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। उसके बाद में या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे डी पी बटे डी क्यू की जगह हम लोग ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, ए बी बटे या फिर डी ई लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई। पी क्यू बटे पी एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डीपी किसके बराबर है, ए बी के। अब डीपी की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे डी क्यू बराबर किसके है, पी क्यू बटे में ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। अब हम लोगों को ए बी बटे डी क्यू यहाँ पे भी है, बराबर में पी क्यू बटे ई एफ निकल के आ रहा है, लेकिन हम लोगों को दिया क्या गया है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई है। यहाँ पे डी क्यू कहाँ लिख रहे हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे डी ई रहेगा, डी ई नहीं भाई, डीपी बटे में डी ई, यहाँ ई रहेगा, डीपी बटे डी ई बराबर में पी क्यू बटे ई एफ। अब यहाँ डीपी की जगह पे हम लोग डीपी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दिया है, ए बी बटे डी ई बराबर में पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हम लोगों को दिया क्या गया है, यहाँ पे भी ए बी बटे डी ई है, यहाँ पे भी ए बी बटे डी ई बराबर में क्या दिया है, ए सी बटे डी एफ। दिया क्या गया है, ए सी या फिर कह सकते हैं बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ दिया गया है, यहाँ बी सी बटे ई एफ। और दिया क्या गया है, ए बी बटे में डी ई बराबर में क्या है, बी सी बटे ई एफ। ये दिया है हम लोगों को, दिया है मतलब कि दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में ए बी बटे डी ई कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं पी क्यू बटे ई एफ बराबर में बी सी बटे ई एफ। अब देख सकते हैं क्यों, पिछले क्वेश्चन में हम लोग कॉमन वाला पढ़ा है, तो एक स्टेप छोड़ दिया हूँ। ए बी बटे डी दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के बराबर यही है, तो इसके बराबर ये हो सकता है, नहीं होगा। तो जब ये हो गया हम लोगों का, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर में बी सी है, अब हम लोगों का पी क्यू बराबर में बी सी आ गया। अभी तक तो हम लोगों का ये अनुपात बराबर था, सिर्फ ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हम लोगों का था। हम लोगों ने क्योंकि इसके बराबर में यहाँ पे बिंदी लगाया था, मतलब पॉइंट लगाया था, और इसके बाद में इसके बराबर में यहाँ बिंदु लगाया था। ये डी बराबर ए बी और ए सी बराबर में डी क्यू था। अब हम लोगों को बी सी बराबर पी क्यू मिल गया है। अब हम लोग कह सकते हैं पी क्यू बराबर में बी सी। अब देख सकते हैं कि जब ये ए बी बराबर में डी क्यू आ गया और ए सी बराबर में डी क्यू था ही, ये दोनों बराबर थे, और तीसरा वाला भुजा जो है पी क्यू बराबर में बी सी निकल के आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं भुजा या फिर कह सकते हैं साइड समरूपता प्रमेय से
कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज डी पी क्यू कह सकते हैं। अतः से क्या? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। अब ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज जो ऊपर वाला, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए और हम लोगों को यहाँ क्या मिला है? त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये इस उसके बाद में त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप कहाँ? समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी त्रिभुज डी पी क्यू यहाँ पे भी है, त्रिभुज डी पी क्यू यहाँ पे भी है। तो जो ये दोनों देखिए सर्वांगसम है और यहाँ पे समरूप इसके है। तो हम लोग ये देखिए डी पी क्यू यहाँ पे भी है, डी पी क्यू यहाँ पे भी कॉमन हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया हम लोगों का सिद्ध। लिख सकते हैं इति सिद्धम। मतलब कि ये जो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया डी ई एफ के, और ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गया है सर्वांगसम, यानी कि समान, एकदम दोनों एकदम परफेक्ट एक दूसरे पे बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर जो हमको थोड़ा बहुत इतना गर्मी में मतलब वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, एक दो लेटर का मिस्टेक, सब ए बी सी डी डी क्यू यही है ही, तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर जो आपको पसंद आता है तो देखिए, नहीं तो वरना बहुत सारे चैनल से आप आगे देख सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप हमारे पे देखिए, क्योंकि अभी नए नए हैं। जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा कुछ रिस्पॉन्स देते जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।